Okay. So, ladies and gentlemen, please look at here. अगर बाहर जाना कोई चाहता है तो कोई मसला नहीं है, ये लाउड है. ओके. तो कल हमने दो चीजें स्टडी की. इफ यू रिमेंबर, कुछ हमने लास्ट वीक जिन्नात को पढ़ाया और कल की क्लास में हमने दो चीजों को स्टडी किया. वन वाज अबाउट द स्टेबल सिस्टम, स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम्स, एंड नंबर टू वी टॉक्ड अबाउट द स्टैटिक एंड डायनामिक, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक सिस्टम्स. हमने कल की क्लास में कहा कि अगर आपने स्टेबिलिटी चेक करनी है तो वन वे इज दैट यू शुड गो फॉर दी टू चेक दी बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट कंडीशन. और सेकंड में हमने कहा कि जी अगर आपके पास सिस्टम अवेलेबल है तो यू कैन सम और इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी h of n and check it whether it is less than infinity. If this condition is holds, then the system is stable, otherwise unstable. हमने स्टैटिक और डायनामिक के लिए देखा कि डायनामिक वो सिस्टम है जिसको हम मेमोरी सिस्टम भी कह सकते हैं, और स्टैटिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसको हम मेमोरी लेस सिस्टम भी कह सकते हैं. हमने कहा कि मेमोरी सिस्टम उस मेमोरी सिस्टम को कहते हैं जिसमें कुछ इंटीग्रेशन आपको नजर आए, कुछ डेरिवेशन नजर आए, कुछ समेशन नजर आए, या कुछ डिले या एडवांस या शिफ्ट नजर आए. तो इस सिस्टम को हम कहते हैं मेमोरी सिस्टम, विच मीन डायनामिक सिस्टम. क्यों? लाजमी तौर पे यू आर एडिंग समथिंग, you are integrating something from one place to another place, from A to B, for example. So this is requires some previous values, some past values, which are may be available in the memory. ऐसा ही है ना साथ. तो हमने कल ये दो सिस्टम्स स्टडी किए. इससे पहले हमने और सिस्टम्स को भी देखा जिसमें हमने लीनियर सिस्टम्स को भी देखा, हमने लीनियर सिस्टम्स को भी देखा, जब मैंने कहा लीनियर को देखा तो इसका मतलब नॉन लीनियर को भी देखा. जब मैं कह रहा हूं कि टाइम वेरिएंट सिस्टम को देखा तो इसका मतलब टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को भी देखा. ठीक है. जब मैं कहता हूं कॉजल सिस्टम्स को देखा इसका मतलब नॉन कॉजल को भी देखा. उसके बाद हमने स्टेबल को देखा तो अनस्टेबल को भी देखा, हमने स्टैटिक को देखा तो डायनामिक को भी देखा. क्लियर? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द LTI, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. इसका मतलब है कि हम इन दो प्रीवियस टॉपिक्स को कंबाइन करने जा रहे हैं. हम इन दो टॉपिक्स को कंबाइन करने जा रहे हैं. तो इसलिए मैंने लेडीज एंड जेंटलमैन यहां पे आपके लिए पहले से नोट डाउन कर दिया कि अगर आपने LTI सिस्टम को चेक करना है तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि चेक करो वेदर योर सिस्टम इज लीनियर और नॉट. लीनियर और नॉट. ठीक है साहब. अगर वो नॉन लीनियर है तो फिर तो छोड़ दो, फिर तो LTI हो ही नहीं सकता. और अगर वो लीनियर है तो फिर दो बातें हो सकती हैं कि आप उसका टाइम इनवेरिएंट चेक करो. इसका मतलब टॉपिक नंबर 2 जो मैंने अभी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा था उसकी तरफ चले जाओ और चेक करो कि वेदर इट इज अ टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट. अगर ये टाइम इनवेरिएंट भी है, यानी लीनियर के साथ साथ ग्रीन लाइन को अगर आप देखें तो ये टाइम इनवेरिएंट की तरफ आ रही है, तो फिर हम उस सिस्टम को क्या कहेंगे? LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. क्लियर? इसी तरह अगर हमें पता चलता है कि नहीं जी तो टाइम वेरिएंट है, वक्त के साथ डिले के साथ कैरेक्टरिस्टिक बदल रही हैं, तो इसका मतलब है ये LTI नहीं है बल्कि LTV है. लीनियर तो है लेकिन टाइम वेरिएंट है, TV है. LTI नहीं है बल्कि LTV है. बात समझ आ गई? तो पहला टॉपिक हमारा इस पे चलेगा कि हम ये फाइंड करेंगे कि लीनियर है
और टाइम इनवेरियंस को हम चेक करेंगे। क्या स्टेप्स लेंगे अब इस पे बात करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वी विल बी इनिशियली डूइंग दी, वी विल बी प्लेइंग विद दी लीनियर। अगर ये एलटीआई प्रूव हो जाता है, यानी ये लीनियर भी प्रूव हो जाता है, ये टाइम इनवेरिएंट भी प्रूव हो जाता है, तो वी विल कॉल इट दैट इट इज एन एलटीआई system. Now, that is the beauty of the LTI system, that whenever you give him an input, let it be a discrete or maybe a continuous, it gives you a discrete output or it is a continuous output which is related by these two equations. It means the output of a discrete system, a discrete linear time invariant system, is given by your input convolved with the your system impulse response of your system. और impulse response आपको पता है कि when you give to an LTI system a impulse function, it gives you whatever the output it gives, it is called as the impulse response. क्लियर है मेरी बात? शाबाश, कोई है जिसको नहीं क्लियर तो बात करें। खामोशी से अगर ये पता चल रहा है कि कन्वॉल्व हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका मतलब है कि अगर हमारा अगला टॉपिक बन जाएगा कि हम इस कन्वॉल्व को चेक करें, इसका मतलब है कि वी शुड गो फॉर दी कन्वोल्यूशन टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड कन्वोल्यूशन एंड वी मस्ट बी एबल टू राइट अ MATLAB code which can perform the convolution of the two signals. ठीक है। अब it can be done by using some summation method or some integration method. लेकिन मुझे ए वालों ने बताया कि कंटिन्यूस टाइम में उन्होंने कन्वोल्यूशन सिग्नल सिस्टम में की है, तो फिर हम यहाँ पे डिस्क्रीट में यहाँ पे कर लेते हैं ताकि हमारे दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। दोनों ही कॉन्सेप्ट में एक मसला है कि एज कंपेयर टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, कन्वोल्यूशन इज अ लिटिल डिफिकल्ट टॉपिक टू कवर। शिफ्ट मल्टीप्लाई ऐड ब्ला ब्ला करेंगे, हमको मसला नहीं। इसके मुकाबले में वी कैन कन्वर्ट दिस कन्वोल्यूशन इनटू सिंपल मल्टीप्लिकेशन। क्यों साहब, क्या कर सकते हैं? वी कैन कन्वर्ट दिस टू मेक दिस कैलकुलेशन सिंपल, वी कैन कन्वर्ट दिस कन्वोल्यूशन इनटू मल्टीप्लिकेशन। हाउ? By changing into the frequency domain, by changing into the frequency domain. इसका मतलब है कि हमारा इसके बाद का टॉपिक ये होना चाहिए कि हमें ये आना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट दी एनी टाइम डोमेन सिग्नल इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। दो फायदे, एक तो ये कि योर कन्वोल्यूशन विल बी चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन विच इज सिंपलर, और दूसरा इट गिव यू एन इनसाइट ऑफ द सिग्नल और सिस्टम, इट गिव्स यू insight about the signal or system. And normally the input you give to a system, we may call it excitation. अगर कोई आपको कहता है कि जी we provide an excitation to the system, इसका मतलब यह है कि you understand that is an input to the system, and it will give you an output which you may call it the response. So we may also call it a response. अब मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि it give you an insight. क्या मतलब इस बात का? क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? जी जेंटलमैन। सिस्टम का रिस्पॉन्स। जी, व्हाट्स योर नेम? लाइबा जवाब दे दो। मैंने कहा कि इट गिव्स यू, एक तो फायदा ये है कि मल्टीप्लिकेशन कन्वोल्यूशन चेंज इनटू
मल्टीप्लीकेशन। दूसरा मैंने कहा गिव यू एन इनसाइट अबाउट द सिग्नल और ए सिस्टम, यानी यहां पे अगर वो एक्स ऑफ एन जो है फ्रीक्वेंसी में चला जाता है तो यू विल लुक एट द सिग्नल। अगर ये आप एच ऑफ टी को एच ऑफ एन को फ्रीक्वेंसी में ले जाता है तो इट गिव यू एन इनसाइट ऑफ द सिस्टम। क्या इनसाइट की बात कर रहा हूं? बताइए, अच्छा है बुरा है ये बताएगा। क्या आपको फायदा हुआ? जी क्या ज्यादा नॉलेज, जी तो पूछ रहा हूँ क्या ज्यादा नॉलेज आपको मिल जाएगा? एंड द आंसर इज इट टेल्स यू अबाउट द फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन ऑफ द सिग्नल, जो कि टाइम आपको नहीं बताता। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरी आवाज यहां से इधर जा रही है, एयर में है, नजर तो नहीं आ रही, लेकिन यहाँ एयर में है, और फिर यहां से वहां जा रही है, फिर भी नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर इस सिग्नल को करके, क्योंकि ये टाइम डोमेन में है, नजर ना आना एक अलग बात है, अगर हम इसको कैप्चर कर लें और यहाँ पे प्ले करें नजर भी आएगी, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन इट विल नॉट गिव यू एनी इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। लेकिन जब आप इसको फोरियर कर लेते हैं, इसका मतलब है जब आप इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं तो इट बिकम्स, इट टेल्स यू कि जी इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, कौन सी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, किसका कम है, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम ये आपको प्रोवाइड कर देता है, सिग्नल वाला सिस्टम। अब बात क्लियर होगी? यस और नो? ओके। मिसाल के तौर पे यहां पे हमने दो आवाजें रखी। अब मेरी आवाज में श्रिलनेस नहीं है, ग्रेवनेस है, ठीक है? तो कैसे पता चलेगा कि जी इट इज ए ग्रेव साउंड which is showing that it is a male voice? Frequency, what's your name? Assam. Hassan. पिच में, पिच क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो मुश्किल क्यों बनाती हो? क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या बताएगी? ये पूछ रहा हूं, क्या किससे बताओ उसको देख के तुम, हाउ यू विल लेट मी नो दैट इट इज अ ग्रेव साउंड? low frequency components are there, the high frequency components are neither or very small. तो ये किसने आपको बताया? फ्रीक्वेंसी, जब आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले गए तो पता चला कि जी दिस हियर वी हैव दी लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विद हाई एम्पलीट्यूड, एंड लो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आर ईदर नॉट अवेलेबल और अवेलेबल इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। इसके मुकाबले में अगर मैं अलीशा की आवाज पकड़ लें तो क्या होगा? टाइम डोमेन में तो कोई पता नहीं चलेगा, ये दोनों वॉइस आप अपने सामने रख लें कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जो ही हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेकर जाएंगे हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ज्यादा हैं, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कम है। अब बात समझ आ गई? तो ये एडवांटेज होता है उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाने का। गॉट इट? अब क्वेश्चन ये है कि इस टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाने के बहुत से मेथड, लेकिन दो इंपॉर्टेंट मेथड जो कि आपने अपने सिग्नल सिस्टम में पढ़े हैं। जी जेंटलमैन, नाम बताएं और काम बताएं, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो ये पता नहीं कितने दफा ये सिग्नल लोगों के पास जाएगा, इसलिए सही जवाब दे दो तो फायदा है। यह नाम अपना कहें जी हम नहीं बताते, क्योंकि अगर हमें लोग बाहर जाके कहेंगे कि जी दा देखो जवाब नो और कॉल। जी, हाउ टू कन्वर्ट इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन? फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब है कि द नेक्स्ट टास्क व्हिच वी नीड टू डू और टू परफॉर्म और टू अंडरस्टैंड इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये तो एक तरीका इन्होंने बता दिया। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? लाइबा के साथ नेम और काम बता दें।
लेप्लास ट्रांसफॉर्म, किसने कहा? शाबाश, व्हाट इज योर नेम, ताकि रिकॉर्ड हो जाए कि लोग इसको लेप्लास आता है। अलीना। तो अलीना ने हमें बताया कि दूसरा फरियाल, अच्छा ये काम भी चलता है। तो फरियाल ने हमें बताया कि यहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल कर लो, तो अगेन यू विल बी कन्वर्टिंग दिस टाइम डोमेन इनटू frequency domain, and what you will be getting, your this signal which is in the convolve will be converted into here frequency domain mein, either it is the omega which is the Fourier or S which is the Laplace, and you get y of omega is equal to x of omega into h of omega, and from here you can easily find the characteristic of the system. H of omega is equal to output signal in frequency domain divided by the input signal in frequency domain. And here then, instead of calling the impulse response, what we call it? Transfer function. इसका मतलब कि फिर हमारा काम क्या होगा कि कन्वोल्यूशन के बाद हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ चले जाएं। तो अगर ये चीजें हमें आ जाती हैं तो हम एक सिस्टम को कुछ हद तक एनालाइज कर होने के काबिल हो जाएं। Any question? The roadmap objectives are clear? Yes. Good. अब ladies and gentlemen, अगर ये clear है तो we go back to our slides, और हमने पहले कहा कि जी अगर हमें लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम पढ़ना है तो हमें पहले सबसे पहले लीनियरिटी उसकी चेक करनी होगी, और लीनियरिटी चेक करने के बाद उसकी टाइम वेरिएंस या टाइम इनवेरिएंस चेक करनी। अल्दो के ये लास्ट मंडे या ट्यूसडे को ये टॉपिक पढ़ा गया था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि आपने क्या करना है। हमने कहा कि लीनियर सिस्टम क्या है? सिस्टम इज सेड टू बी लीनियर इफ इट सेटिस्फाइज द प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमने कहा कि जी अगर हम दो इनपुट एज्यूम कर लें x1 of t and x2 of t and we get an output for all which is y1 of t and y2 of t, so they should be related like this. If you give them separately and transform, or if you give them the combined and get the transform, they should be equal. If they are equal, the system will be called as a linear, otherwise non-linear. Clear? तो अगर आप इसके प्रॉब्लम को एक को देख लें तो इट विल बी मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। हमने कहा कि जी हमारा एक सिस्टम है YFT विच इज, क्योंकि आपको पता है कि हर सिस्टम रिलेट करता है इनपुट को आउटपुट के साथ, यानी कि YFT इज इक्वल टू T टाइम्स द इनपुट सिग्नल, विच मीन्स ये काम क्या करता है, जो भी टाइम होता है उस टाइम के साथ इस सिग्नल को मल्टीप्लाई करके आउटपुट दे देता है। सिंपल। अब हमने चेक करना है वेदर दिस सिस्टम इज लीनियर और नॉन लीनियर। तो उसके लिए मैंने बताया कि जी आपके पास दो तरीके हैं, दो चीजें आपने स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप यह है कि आपने इसकी सुपरपोजिशन को चेक करना है, और उसके बाद आपने इसकी टाइम वेरिएंस को चेक करना है। फॉर दी लीनियरिटी आप क्या करोगे? लीनियरिटी के लिए आप 5 स्टेप्स हैं जो कि आप इंप्लीमेंट करें तो आपको पता चल जाएगा। कोई भी सिस्टम आपको दे दिया जाए, जैसे ये सिस्टम मुझे दे दिया गया, जैसे ये सिस्टम आपको एग्जाम में दे दिया गया था कि चेक करें कि ये लीनियर है कि नहीं है। सो द आंसर इज वेरी सिंपल कि आप पहले क्या करें, चलें स्टेप बाय स्टेप को देख लेते हैं। मैंने कहा 5 स्टेप्स हैं, 5 के 5 स्टेप्स हम देख लेते हैं। जी पहला स्टेप ये है कि आपका ये सिस्टम है, आसान, आप इसको x1 of t इनपुट कर दें तो ये आपको आउटपुट क्या दे देगा?
y1 ऑफ टी। आप इसको इनपुट दे दें x2 ऑफ टी, ये आपको दे देगा y2 ऑफ टी। दो स्टेप्स हो गए। तो चेक कर लें, हमने क्या किया, हमने इस सिस्टम को x1 ऑफ टी इनपुट किया, एज यू कैन सी हियर, एंड वी गॉट एन आउटपुट which is t times x1 of t, which is the first output. We inputted yx2 of t, and we get an output y2 of t. Then we simply added these two. In the third step, we just added 1 and 2, y1 of t plus y2 of t. तो आप देख सकते हैं, I did here y1 of t, y dash of t is equal to y prime of t is equal to first output plus the second output. The first output is t times x1 of t, as you can see here, and the second input is t times x2 of t. Just take t as common and you are here. So this is your equation number, let me call it number 1. अब आप क्या करें, इन दोनों का फोर्थ स्टेप में इन दोनों को सम कर लें, x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t, इन दोनों को सम करके इस सिस्टम को फीड कर दें। फोर्थ स्टेप क्या है कि इन दोनों को सम करके इसको फीड कर दें। नाउ दिस इज एक्टिंग लाइक एक्साइटेशन टू दिस सिस्टम, दिस इज एक्टिंग लाइक एन इनपुट टू दिस सिस्टम। अगर ये इनपुट है तो फिर इस सिस्टम से आपको क्या आउटपुट मिलेगा, y may I call it double prime of t is equal to t times the input, and input is x1 of t, very nice, plus x2 of t, and let it call it be number 2. Whether number 1 and 2 equations are same or different, exactly same. So from here I can conclude that y1 of prime is equal to y double prime of t. If this is the condition, the system is linear. The system is linear. मुश्किल है ना, जिन्नात ने बड़ी जल्दी सीख लिया था, सिर्फ टॉपिक लिखा तो उन्होंने कहा हमें आता है। क्लियर? ओके, अब अगर ये आपको आ गया तो नेक्स्ट पेपर भी है, पेन भी है, तो एक एग्जांपल कर लें। The second example is, ladies and gentlemen, which is y of t is equal to 10 times x of t plus 5. Please let me know whether it is a linear system or non-linear system. Non-linear करके नहीं बताएंगी? तो चले, यहाँ पे पता है okay, y of t is equal to 10 times x of t square plus 5. आंसर दिखाओ। है इस क्लास में जिसको ये बात नहीं क्लियर हो रही, प्लीज रेज योर हैंड। यहाँ नहीं करोगे तो असाइनमेंट मिलेगी, असाइनमेंट भी अगर किसी से छाप लोगे तो फाइनल में क्या करोगे? तो बेहतर है कि अगर समझ नहीं आ रही, दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड। इसके बाद 7th सेमेस्टर में कंट्रोल सिस्टम्स पढ़ोगे तो वहां भी सिस्टम्स हैं, तो इसलिए सिस्टम्स को यहाँ पे समझ लो तो बेहतर है।
आज स्ट्रेंथ क्यों कम है? मतलब हार्डली अराउंड 20 लोग। सर एक ही क्लास मोबाइल क्लासेस इस दिन पे एक ही होती हैं? नहीं सर, कौन कौन सी? डीएसपी की लैब थी। एक ही क्लास में? वो तो आपकी आज नहीं थी। आज हमारी आज आपकी थी। हो गया? कौन सा सिस्टम है? उसके लिए वो स्केलिंग वाली प्रॉपर्टी थी। डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ऑलरेडी ये स्केल हो रहा है, तो वो इसमें मौजूद है। टेन टाइम्स एक्स ऑफ टी का मतलब है इट इज बीन स्केल्ड। साथ को नहीं समझ आ रही? नहीं सर, स्केलिंग वाली नहीं पता। ठीक है ना, यहाँ पे हमने ये कहा कि अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लें y ऑफ t इज इक्वल टू 10 टाइम्स x ऑफ t स्क्वायर प्लस 5, तो हमने कहा कि जी इसको इनपुट पहले दे दो x1 ऑफ t, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया x1 ऑफ t इसको इनपुट दे दो, तो ये क्या करेगा, इसका आउटपुट हो जाएगा 1 दिस 10 टाइम्स x ऑफ 1 ऑफ t स्क्वायर प्लस 5। फिर हमने इसको दिया कि जी आप इसको x2 ऑफ t दे दो, तो ये हमें दे देगा y2 ऑफ t which is 10 times x2 ऑफ t स्क्वायर प्लस 5। अब आप इसको क्या करो, इन 1 और 2 को ऐड कर लो, तो वी गेट y प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपने समेशन कर दिया, एडिटिविटी ले आए, एडिटिविटी के अंदर y1 के अंदर क्या है, the multiplication of 2 scaling, this signal is being scaled by 10, so I get 10 times x1 of t square plus 5 plus 10 times x2 of t square plus 5, and now इन दोनों में से अगर आप 10 कॉमन ले लो तो we get x1 of t square plus x2 of t square plus 10। फिर हमने कहा नेक्स्ट फोर्थ फिफ्थ स्टेप में कि अब आप इन दोनों का समेशन ऐड इस सिस्टम को दे दो, ठीक है। सो इट गिव्स यू दैट लुकिंग एट द एक्सप्रेशन y ऑफ t की जगह द समेशन ऑफ द टू which may I call double prime of t which is 10 times the signal which is x1 of t square plus, बल्कि 10 अंदर ही लिख दें, 10 of this plus 5, sorry 10 of x plus 10 of x2 of बल्कि या x1 10 times of x2 of t square t square plus 1 plus 5, तो 10 आप बाहर ले लें, तो you get x1 of t square plus x2 of t square plus 5, जबकि यहाँ पे 10 है, तो इस 10 ने इसको नॉन लीनियर बना दी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये तो हो गया आपके लिए किस पर्पस के लिए, लीनियरिटी चेक करने के लिए। लीनियरिटी के बाद द नेक्स्ट इज अबाउट द टाइम वेरिएंस। अब टाइम वेरिएंस के लिए हमने क्या इसकी डेफिनेशन ली, हमने कहा सिस्टम इज सेड टू बी टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट का मतलब साथ ही अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर टाइम बदल जाए तो कैरेक्टरिस्टिक भी बदल जाए, टाइम बदल जाए तो कैरेक्टरिस्टिक भी बदल जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, टाइम वेरिएंट कहते हैं। इफ इट्स इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस विद टाइम, अदरवाइज सेड टू बी टाइम इनवेरिएंट। तो अगर आपने ये प्रूव कर लिया कि सिस्टम मेरा टाइम इनवेरिएंट है,
जिसको आपने पहले प्रूव कर लिया फॉर एग्जांपल कि वो लीनियर है, तो इट विल बिकम LTI, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। क्लियर? अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए दो स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप ये है कि आप अपने सिग्नल को, गिवन सिग्नल को या सिस्टम को आपके यूनिट से डिले दे दें। क्या कर दें? डिले योर इनपुट बाय k units. So definitely you will get some output. You give a delayed input to your system and you get an output. अब आप क्या करें? उसी सिस्टम को छोड़ दें और उसकी जो इक्वेशन आपके पास है, क्योंकि मैंने बार बार बता रहा हूं कि your input and output is related by the system. So overall you have something y of n is equal to something x of n. ऐसे ही है ना? y of n is equal to, जैसे अभी यहां पे आपने देखा था, it was 10 times x of t square plus 5. So your y and x are related. Okay. क्या करो? इसमें डायरेक्टली जाके रिप्लेस कर दो, जहां जहां t है वहां पे t माइनस k कर दो। अगर ये करने से पहला और सेकंड से रिस्पांस एक ही आता है, यानी मैथमेटिकली और फ्रॉम द सिस्टम अगर एक ही रिस्पांस आता है, तो द सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट। और अगर ये दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं आते, तो द सिस्टम इज वेरिएंट। तो अगर ये टाइम वेरिएंट आ जाता है आपके पास, तो यू विल से दैट माय सिस्टम इज लीनियर टाइम वेरिएंट, LTV। और अगर आपके पास आ जाता है ये, क्योंकि आप पहले प्रूफ कर चुके लीनियर है, तो यू विल कॉल इट LTI। LTI समझ आ गई? ओके। अब इसके लिए क्या तरीका मैंने बताया, जिसे मैंने कहा कि आपने 1 और 2 स्टेप्स करें। अगर वो इक्वल आ जाए तो टाइम इनवेरिएंट, और अगर इक्वल ना आए तो टाइम वेरिएंट। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं एक इक्वेशन, रिलेटेड बी y ऑफ n इज इक्वल टू, चलिए आपके सामने लिखा हुआ आ गया, y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस x ऑफ n माइनस 2। यानी उससे जो आपने इनपुट दिया, सिस्टम उसको 2 से डिले करता है और फिर दोनों को ऐड कर देता है। सिस्टम क्या करता है? आपका इनपुट लेता है, उसी को 2 से डिले करता है और फिर दोनों सिस्टम्स को, दोनों सिग्नल्स को आपस में ऐड करके आपको आउटपुट दे देता है। क्लियर? अब पहला स्टेप क्या है? चलिए जी हम यहां पे करते हैं। पहला स्टेप ये है कि यू विल डिले इट बाय हाउ मेनी यूनिट्स? k यूनिट्स। तो आप लिख दें जी, डिलेइंग x ऑफ t, ये x ऑफ n है, x ऑफ n बाय k यूनिट्स। तो क्या आ जाएगा? y ऑफ n which has been delayed by k units। जेंटलमैन कहां पे हो? तो फिजिकली यहीं पे हूं। तो y n के व्हाट्स योर नेम? हमजा। तो हमजा y ऑफ n माइनस के आ गया। हेयर इज दी, हर सिग्नल को, सिग्नल यहाँ पे दो है, एक x ऑफ n और एक x ऑफ n माइनस 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x ऑफ n की जगह n माइनस के प्लस x ऑफ n की जगह n माइनस के माइनस 2। ये आ गया पहली इक्वेशन। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा? रिप्लेस करो, जैसे मैथ्स में आप करते हो, पुटिंग n इज इक्वल टू n माइनस के। रिप्लेस n बाय n माइनस के इन दी गिवन इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा? y ऑफ n माइनस के इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस के प्लस एक्स n ऑफ x माइनस के माइनस 2। अब अगर आप यहां देखें तो क्या इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड सेम है?
अगर है तो इससे पता चला कि y ऑफ n माइनस के n डैश के इज इक्वल टू y ऑफ n माइनस के। इसका मतलब इक्वल है, इसका मतलब कि इसको टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। और अगर ये प्रूव हुआ होता कि पहले से अगर ये लीनियर भी है तो इट विल बी कॉल्ड एज एलटी आई सिस्टम। कुछ क्लियर हो रहा है हमजा? अगर हमजा को क्लियर है तो हमजा में एक छोटा सा क्वेश्चन कर दे। चलें, आप ये क्वेश्चन कर दें जी। दिस इज योर y ऑफ t। शाबाश। जी, you have the pen and you have the register. Let me know please whether it is a time variant or time invariant system. X of n is equal to x, y of t is equal to x of t minus 3 u of t. क्यों आप क्यों नहीं कर रहे साथ? पेन नहीं है कि वो नहीं? पेन साथ दिए हुए इधर है, आपके पास नहीं है? माशाल्लाह, इसको कहते हैं इत्तेहाद। एक पेन लाता है और एक जिसने कर लिया है प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश। व्हाट इज योर नेम? सहर। गुड। अभी चेक करते हैं कि जी कर लिया। ओके, तो व्हाट अबाउट यू लाइबा? हो गया, इन प्रोसेस है। व्हाट अबाउट यू? हो गया यार। व्हाट्स योर नेम? अरीबा। तो चलें जी, देखते हैं कि अरीबा ने कैसे किया। सबसे पहला तो हम क्वेश्चन को, ये है क्वेश्चन y ऑफ t इज इक्वल टू, कलर चेंज कर लेता हूं। So let me go for the red color so that it is visible. Okay, so we have y of t is equal to x of t
-3 u(t). ठीक है, तो आई डोंट नो कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा, नहीं होता तो ना हो। सबसे पहला स्टेप क्या है? डिले योर इनपुट, डिले योर इनपुट। तो आ जाएगा, पहला स्टेप है डिले योर x(t) by k यूनिट्स। क्या हो जाएगा आउटपुट? y(t) dash k is equal to x(t minus k minus 3 u of t। ये आपका सिस्टम सिग्नल नहीं है, ये आपका सिग्नल नहीं है। आपका सिग्नल जो था that was x of something, x of t, you delayed it. Is it clear? Yes. That is number one. Number two, now you replace x by t minus k, t by t minus k। अब आप देखें उसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन को चेक करें, इस इक्वेशन को चेक करें, इट विल बिकम y of t minus k is equal to x of t minus k minus 3 u of t minus k, क्योंकि अदर रिप्लेसमेंट है, मैथ्स का क्वेश्चन है। अब ये अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो दे आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है, लाजमी तौर पे ये डिफरेंट शिफ्टेड वर्जन उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो y these two are not equal. y of t dash k is not equal to y of t minus k. It means it is a time variant system. Time variant system. कुछ बात समझ आई? जिन्होंने थोड़ी सी गलती की थी वो आपको उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाए, चलें जी ये क्वेश्चन दे देते हैं कि y of n is equal to x of n plus n times x of n minus 3. This is your system. So बताना आपने ये है कि whether it is time variant or time invariant. Y of n is equal to x of n plus n times x of n minus 3. बिल्कुल सही, लाजमी तौर पे x of n is your signal. इसका मतलब यहाँ पे I got your question. इसका मतलब है कि आपका सिग्नल एक ये आप इनपुट कर रहे हैं अपने सिस्टम को,
और प्लस उसका डिलेड वर्जन भी आप अपने सिस्टम को इनपुट कर रहे हैं, लेकिन ये एन जो है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिग्नल, दिस इज जस्ट ए मल्टीप्लायर। ओके, तो देख लेते हैं कि क्या इसका मतलब है। पहला स्टेप क्या होता है, डिले कर दें, अपने सिग्नल एक्स ऑफ एन को डिले करें, तो क्या हो जाएगा, y डिलेड बाय k यूनिट्स इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस k प्लस n इंटू x ऑफ n माइनस k माइनस थ्री। तो ये तो आ गया आपका डिलेड वर्जन। अब आप रिप्लेसमेंट पे आ जाएंगे कि जहां भी n है रिप्लेस इट बाय n माइनस k। तो आप यहां पे आ जाएं, तो y ऑफ n माइनस के इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस के प्लस n विच इज n माइनस के इंटू x ऑफ n माइनस के माइनस थ्री। तो इस पार्ट ने, इन दोनों को अगर आप देखें तो यू फाइंड द डिफरेंस। So which means the shifted and the replaced versions are not the same. इसका मतलब है कि y of n dash k is not equal to y of n minus k. That is the reason it is time के साथ ये वेरी हो जाता है. It is a time variant system. तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि what you have to check, you have to check whether if it is, first of all, if it is linear. And if you found, like in this case, you found that it is a time variant, so you will simply say that it is a LTV system. और अगर आपको ये वेरिएंट इनवेरिएंट मिल जाता तो आप कहते इट इज LTI सिस्टम। अब अगर ये LTI सिस्टम होता तो फिर हम इस पे कन्वोल्यूशन के मेथड इस्तेमाल करके आउटपुट बड़ी इजीली फाइंड कर सकते। ठीक, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू लुक एट हियर, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि a system is said to be LTI, linear time invariant, if it satisfies both linearity as well as the time invariance. And if it is only satisfying the linearity but not time invariance, between the time variant, then we will call it a LTV system. Time variant. Clear? Now you can, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, and first you will check its linearity and then you will check its time variance, and as a result you will come to know whether it is a linear or not. पहले तो ये, and then if linear, whether it is an LTI or LTV. ठीक है, कोई क्वेश्चन? नो सर। अब इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, we come to the invertible and invertible and non-invertible systems. Vertible, non-invertible and invertible and non-invertible system. मिसाल के तौर पे ये आपका कोई भी इंफॉर्मेशन सिग्नल है x ऑफ n। ये सिग्नल आपने एक एटेन्यूएटर से गुजारा। एटेन्यूएटर कौन समझता है? व्हाट इज एन एटेन्यूएटर? शाबाश, व्हाट इज एन एटेन्यूएटर? एम्पलीट्यूड को कम कर देता है, ऑपोजिट ऑफ एम्पलीफिकेशन। क्या कर देता है? एम्पलीट्यूड को
कम कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी वॉइस आप लोगों को तो सुनाई दे रही है, लेकिन इस रूम से बाहर जो गुजर रहे हैं उनको मेरी वॉइस नहीं सुनाई दे रही। क्यों? क्योंकि सिग्नल इतना एटेन्यूएट हो गया है कि वो उनके एयर ड्रम के ऊपर वो वाइब्रेशन नहीं प्रोड्यूस कर सक रहा जिस जो कि उस बंदे को जरूरत है, जो कि आपको जरूरत है चीजों को समझने के लिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने इस एम्पलीफायर इस एटेन्यूएटर के बाद एक एम्पलीफायर लगा दिया और आपको वही सिग्नल जो एक्स ऑफ एन था वो वापस मिल गया। यहां पे मैं एम्पलीफायर के बजाय रिपीटर कह लेता हूं, चलें, तो इसने आपको एक्स ऑफ एन वापस दे दिया। ऐसे सिस्टम को जो कि आपके पुराने सिस्टम का अपोजिट टास्क करे, इसको कहते हैं इन्वर्टेबल। क्या कहते हैं? इन्वर्टेबल सिस्टम। और अगर ये कुछ और ही करता है तो देन दिस सिस्टम इज नॉट इन्वर्टेबल। बस ये सिंपल आपने उसकी डेफिनेशन निकाल दी कि अगर आपका जो आपने इनपुट दिया है वही इनपुट आपको वापस मिल जाए तो इट इज इन्वर्टेबल सिस्टम। इसकी एक और एग्जांपल जो कि बदकिस्मती से कम्युनिकेशन सिस्टम से वो लैब खत्म कर दी गई है। हम पहले आपके सिग्नल को मिसाल के तौर पे मैं अगर इसमें से बात करना चाहता हूं तो लाजमी तौर पे मैं इस फ्रीक्वेंसी पे, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी में मैं सिग्नल नहीं भेज सकता टुवर्ड्स द टावर। आप तक तो पहुंच रहा है, लेकिन टावर तक भेजने के लिए मुझे इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करना होगा। मुझे क्या करना होगा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करना होगा। मे बी मैंने इसको 900 मेगाहर्ट्ज के ऊपर मॉड्यूलेट कर दिया। एज्यूम करेंगे कि मैं जिससे बात कर रहा हूं वो भी इसी रूम में है, क्या आप समझते हैं? मिसाल के तौर पे सर ने मोबाइल अपनी ली, मैं उससे बात कर रहा हूं, क्या वो 900 प्लस मेगाहर्ट्ज की सिग्नल को सुन सकती है? नो। आपके ईयर में अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी नहीं रखी कि आप 900 मेगाहर्ट्ज को सुन सकें। तो क्या होता है, उनकी मोबाइल इसके लिए इन्वर्टेबल सिस्टम बनती है और इसको 900 मेगाहर्ट्ज से उठा के वापस चंद किलोहर्ट्ज पे ले आती है और फिर वो चंद किलोहर्ट्ज स्पीकर के थ्रू आप सुन सकते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टेबल सिस्टम्स। तो मोस्टली इन दी सिस्टम्स हम इन्वर्टेबल सिस्टम्स डिजाइन करते हैं। क्लियर? अब इसके लिए अगर आप देखें कि अगर ये मेरा इनपुट है और ये मेरा इंपल्स रिस्पॉन्स है, ये मेरा इंपल्स रिस्पॉन्स है, तो यहां पे आउटपुट क्या आ जाएगा? एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विद h1 ऑफ टी। और अगर यही सिग्नल मैं इनपुट कर दूं इसको, तो ये बन जाएगा मेरा इनपुट और ये है मेरा सिस्टम। इसका मतलब है कि आ जाएगा एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विद h1 ऑफ टी कन्वॉल्व विद h2 ऑफ टी। तो या तो दिल चाहे तो कोई हमें वो नहीं है, यूज दी कन्वोल्यूशन। पहले इसको कन्वॉल्व करो आपस में, जो इनका रिजल्ट आया उसको h2 से कन्वॉल्व करो एंड यू विल गेट दी आउटपुट। एंड इफ दिस आउटपुट इज x of t, then it means the second system is an invertible of the
फर्स्ट। ठीक होगी बात? आसान तरीका क्या हो सकता है कि हम क्या करें, हम अगर ये हमें डिजाइन करना है, इन्वर्टेबल सिस्टम हमें डिजाइन करना है, तो सार क्या किया जाए? अगर मैं इंटरेस्टेड हूं इसमें, लाजमी तौर पे जो मैंने यहां से बोला सहर वही सुनना चाह रही है या वही देखना चाह रही है, तो क्या किया जाए? आसान ये है कि आप इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएं। आप इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएं तो इट विल बिकम एक्स ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाई बाय h1 ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाई बाय h2 ऑफ ओमेगा। अब आप h2 ऑफ ओमेगा इस तरह डिजाइन करें विच इज इनवर्स ऑफ h1। यानी अगर मिसाल के तौर पे ये है आपका h1 ऑफ ओमेगा, दो ही फ्रीक्वेंसीज हैं, तो आप उन्हीं फ्रीक्वेंसीज पे उन्हीं जगहों पे क्या जनरेट कर दें? इनवर्स उसका। जहां +5 है -5 कर दो, जहां -5 है वहां +5 कर दो मिसाल के तौर पे, एंड दीज टू विल कैंसल ईच अदर and you will be getting this x of omega back. You will be getting x of omega back. Just do the inverse again of this x of omega and you will be getting x of t. So you will be using inverse Fourier transform. नहीं समझ आ रही? Is there any question? Is it understandable what mean by invertible system? What mean by non? और अगर ऐसा नहीं है, नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम, जैसे जो ही हमारा सिग्नल टावर पे पहुंचता है तो लाजमी तौर पे वो कमजोर हो चुका होता है, क्योंकि उसने चंद फ्यू 100 मीटर्स कह लें या फ्यू 100 फीट्स का फासला तय किया होता है, और हमारी बैटरी में इतनी जान नहीं है, हमारी मोबाइल में इतनी जान नहीं है कि वो उसको वेरी हाई पावर के ऊपर ले जाए, क्योंकि उस बैटरी ने 3-4 दिन चलनी है। आप ये नहीं चाहते कि घर से निकलें और ऑफिस पहुंचे कहें जी बैटरी खत्म आ, कार में बैठे हैं कहें जी बैटरी खत्म हो गई है, बस अब दोबारा चार्ज करेंगे और 15 मिनट के लिए इस्तेमाल करेंगे, नहीं। तो आप इतनी एम्पलीफाई करते हैं कि दैट शुड रीच, कि वो एटेन्यूएट होकर वहां पहुंचे तो समथिंग अंडरस्टैंडेबल हो। अगेन दे विल मेक इट पावरफुल, विच मीन दे विल एम्पलीफाई इट। तो विच मीन दे, जो भी आपका चैनल है उसका एंटी चैनल बनाना होगा, दैट विल एक्ट एज अ इन्वर्टेबल सिस्टम। क्योंकि आपका ये चैनल भी, ये एयर भी, ये कॉपर भी, ये फाइबर भी, जो भी है, दैट इज ऑल्सो ए सिस्टम। शहर के साथ कौन है? गुंजा निगार। तो गुंजा निगार, ये क्या मेरी इस बात से एग्री कर रही हो? मैं कह रहा हूं कि ये एयर, ये फाइबर, ये कॉपर, ये कोएक्सियल, फॉर एग्जांपल कॉपर की एग्जांपल कोएक्सियल, मैं कह रहा हूं ये सिस्टम है। क्या ये सिस्टम है? ये मैं मजाक कर रहा हूं है? हाउ यू कैन से इट इज अ सिस्टम? क्योंकि इससे ये इनपुट पे एक्ट करता है, इसने इनपुट पे इतना एक्ट किया कि बाहर के लोग जो हैं वो मेरी आवाज नहीं सुन सक रहे, इतना उसको उसके एम्पलीट्यूड को खराब कर दिया, कम कर दिया, डिटोरेट कर दिया। तो यस, इट इज अ सिस्टम। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, क्लियर है? नहीं है तो बात करें, खामोशी क्यों इतनी? खामोशी दो चीजों को बताती होती है, और ऐसी डेडली खामोशी तो दूसरी तरफ ही इशारा करती है सिर्फ। जी आपका क्वेश्चन मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ
अगर आप सैटेलाइट अपना समझ मिल जाएगी। व्हाट्स योर नेम? अब्दुल रशीद साहब ने क्वेश्चन किया अबाउट दी सैटेलाइट। तो सैटेलाइट में ये होता है जेंटलमैन कि ये है आपकी अर्थ, इससे तो कोई शक नहीं है। लेट करें कि ये है आपका इस्लामाबाद और ये है आपका कराची इस अर्थ के ऊपर। तो पाकिस्तान में इन दो जगहों पे अर्थ स्टेशन मौजूद हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप पेशावर में हैं, ये पेशावर, आपने पेशावर में थ्रू ए वायर अपना सिग्नल इस अर्थ स्टेशन पे पहुंचा दिया। अब आप चाहते हैं कि सैटेलाइट के थ्रू आपकी कम्युनिकेशन हो, तो आपके आसपास तकरीबन 36,000 किलोमीटर दूर एक अदद जियो सैटेलाइट है जिसको ट्रांसपॉन्डर भी कहते हैं। अब आप यहां से सिग्नल हवा में छोड़ देते हैं टुवर्ड दिस ट्रांसपॉन्डर एट ए फ्रीक्वेंसी विच इज 6 गीगाहर्ट्ज। ये सिग्नल को रिसीव करता है। लाजमी तौर पे इसने तकरीबन 35,000 से ज्यादा किलोमीटर का फासला तय किया हुआ है, ये एटेन्यूएट हुआ हुआ है। ये उसको पहले एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करने के बाद उसको एक और फ्रीक्वेंसी पे जो कि 4 गीगाहर्ट्ज है, जी, तो ये 4 गीगाहर्ट्ज पे 4 गीगाहर्ट्ज जो रेड आपको नजर आ रही है, इस पे एक दूसरे अर्थ स्टेशन की तरफ, चाहे वो कराची है, चाहे वो काबल है, चाहे वो दिल्ली है, डिपेंड्स, ये यहां पे इसको गिरा देता है। ये 4 गीगाहर्ट्ज पे वापस आ जाता है। अब ये सिग्नल इसको लाजमी तौर पे इसने जिस तरह एक आम सिग्नल को 6 गीगाहर्ट्ज पे लेकर गया था, ये 4 गीगाहर्ट्ज को किसी भी फ्रीक्वेंसी जो डिजायर्ड है उसके ऊपर शिफ्ट करके वापस इसको लेट करें अपने कराची में आया है, तो लेट करें इसे सखर की तरफ इसको भेज दिया है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन होती है। लेकिन मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया था, अगर क्वेश्चन आपका भी इसमें है तो मुझसे कर लें। इसलिए तो ये एक स्पेशलाइज्ड अर्थ स्टेशन बनाया गया जो कि सिग्नल को इतना पावरफुल करता है और इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे लेकर जाता है ताकि वो ये 36,000 किलोमीटर आसान से कवर कर सके और यहाँ पे ट्रेसेबल हो। इसके दरमियान में कोई लाजमी तौर पे अब आप ये तो कर नहीं सकते कि जनाब इस तरह होता तो चले हम कहते हम टावर लगा लें, हमने तो इस तरह ऊपर जाना है, यहां तो टावर खड़े करना मुमकिन ही नहीं है। तो यहाँ पे आप एक पावरफुल सिग्नल करके उसको ट्रांसमिट करते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? मॉड्यूलेशन में हम लोग समझते हैं कि पहले स्क्रीन समझ जाते थे, तो फिर जब डीमॉड्यूलेशन में फिर दोबारा से कॉल को मेलोडी से समझ जाते थे, कॉल इनवर्स। जी, क्वेश्चन ये है कि जब हम अपने सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं विद दी कोई भी कैरियर, लाजमी नहीं कि वो कॉज हो, वो कोई भी सिग्नल हो सकता है, वो साइन भी हो सकता है, वो कोई भी सिग्नल हो सकता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल चाहिए ताकि वो उसको हाई फ्रीक्वेंसीज पे ले जाए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी आपके सामने कि मेरा वॉइस जो है डेट इज मे बी 5K 4K 10K, इससे ज्यादा नहीं। अब आपने क्योंकि जो यहाँ पे टावर है उसको पता है कि अगर इसी फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल भेजा गया तो फिर तो सब लोग हम इसी फ्रीक्वेंसी पे भेजेंगे, तो ऑल की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ जंबल हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, करप्ट हो जाएगा सब कुछ। इसलिए हर एक ने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पीटीए से खरीदी हुई है। लेट करें एक को मिला 900 मेगाहर्ट्ज, दूसरे को मिला 910 मेगाहर्ट्ज। मिसाल दूसरे से मुराद एक यूफून है, दूसरा जो है वो टेलीनॉर है, तीसरा वारिद है। तो एक को अगर 900 का बैंड मिला, दूसरे को 905 का मिला, तीसरे को 915 का मिला, वगैरह वगैरह। अब ये डिफरेंट उसमें है, तो दे विल इनके सिग्नल एक दूसरे में कभी भी मिक्स नहीं होंगे। अब जब ये टावर पे पहुंच जाएगा तो लाजमी तौर पे अगर वो उसको आगे फाइबर पे या कॉपर पे लेकर जाता है तो उसको वापस
अपनी नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज पे लाना होगा या डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज पे लाना होगा। अब उसके लिए अगर आप चाहें तो हम एक इस पे लैब जो है सिग्नल प्रोसेसिंग में रख लेंगे कि अगर आप उसको इसी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें, उसी फ्रीक्वेंसी से दोबारा मल्टीप्लाई करें, तो द रिजल्ट इज ऑलवेज द सेम वॉइस सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल बैक। इसलिए बाज़ औक़ात हम कैरियर साथ भेज देते हैं, कैरियर साथ भेज देते हैं ताकि ये कैरियर इस्तेमाल करो, क्योंकि हमें पता है कि कैरियर में अगर 1 हर्ट का भी आगे पीछे हुआ तो मसला होगा। तो हम उसी कैरियर को उसको दे देते हैं, रिसीवर को सिंपल कर देते हैं कि तुम कैरियर ना जनरेट करो, तुम्हें ये कैरियर हम दे रहे हैं, इसी से इसको मल्टीप्लाई करो और उसे निकाल लो। जो कॉम्प्लेक्स है थोड़े, उसमें हम उसे कहते हैं कि सिग्नल तुम खुद जनरेट करो। सर एक बार कैंसिल कर देंगे। कैंसिल अगर करें, इस पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको हम देख लेंगे, लेकिन अगर आप उसको इनवर्स के साथ, आपका जो क्वेश्चन है, अब आप ये करें कि कॉस के साथ जब वो मल्टीप्लाई हुआ तो उसकी नेचर को अगर आप देखें, चाहे वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है, चाहे वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड है, चाहे वो फेज मॉड्यूलेटेड है, अगर आप उसको इनवर्स से करते हैं तो दैट इनवर्स एक्ट लाइक ए नॉइस फॉर दिस सिग्नल। अब ये दोनों आपस में मिक्स होकर एक अलग सिग्नल बन गया हुआ है। ये अलग अलग होते तो फिर ये उसके साथ, जैसे यहाँ पे ऐड था या मल्टीप्लाई था, अगर ये मल्टीप्लाई के तौर पे होता तो हम डिवाइड के तौर पे लगा के इसको निकाल देते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन यहाँ पे ये नहीं, ये दोनों मिलके एक चीज बन जाता है। तो आपको इसको इसी सिग्नल के साथ दोबारा मॉड्यूलेट करना पड़ता है, उसी कैरियर से दोबारा मॉड्यूलेट करना पड़ता है। तो अब ये 3 सिग्नल नहीं होते, ये 2 सिग्नल होते हैं, लेकिन 2 सिग्नल से जब मॉड्यूलेट होकर एक सिग्नल फिर बनता है आउटपुट में, तो उसमें फिर ये जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं ये नहीं होते। बात समझ आ गई? क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन? ओके, तो आपको समझ आ गया कि इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि सिस्टम इज सेड टू बी इन्वर्टेबल इफ द इनपुट ऑफ द सिस्टम अपीयर्स एट द आउटपुट, x of t at the input, x of t at the output। हाउ, वो भी आपको क्लियर किया। क्लियर? ओके, इसके बाद आपको मैंने पहले से ये बताया हुआ है कि इंपल्स रिस्पॉन्स किसे कहते हैं। इंपल्स रिस्पॉन्स किसे कहते हैं? तो जब भी आपके पास कोई सिस्टम होता है and you give an input and it transform it in output, now this something which the system is doing, that is called impulse response। h of t or h of n is called the impulse response। क्लियर? लेकिन अगर आप इसको, जैसे मैंने पहले कहा कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में या थ्रू फोरियर और थ्रू लैप्लास, क्योंकि मुझे बताया गया कि आप लोगों ने लैप्लास सिग्नल सिस्टम में अपने आखिरी लेक्चर पे कवर किया था। मुझे नहीं पता कि उस पर क्वेश्चन आपको मिला या नहीं, लेकिन इतना मुझे इंफॉर्मेशन दी गई कि लास्ट लेक्चर में उन्होंने आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म कराया था, इसलिए कि अगर आप इसको लैप्लास या फोरियर इस्तेमाल कर लें तो यू गेट दिस, एंड देन यू कैन इजीली फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ योर सिस्टम बाय यूजिंग द आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, एंड दिस इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन वी कॉल इट ए ट्रांसफर फंक्शन। So that's the relation between the impulse response and the transfer function। जी बिल्कुल, इम्पल्स रिस्पॉन्स का दोबारा बताते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा कि ये है मेरा इनपुट x ऑफ n या x ऑफ t, जो मर्जी आप नाम दे दें। मैंने इसके सिस्टम के अंदर एक एनीथिंग डिवाइड बाय 2 लगाया हुआ है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 2, एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल, आज ट्यूसडे है, फ्राइडे के दिन जब हमारे
मुफ्ती साहब नमाज पढ़वाते हैं तो आपने देखा होगा कि 2 या 3 फ्लोर्स में उनकी आवाज पहुंच रही होती है, तो उनकी अपनी आवाज तो इतनी नहीं है, उनको तो यहाँ बैठा दें तो उनके ऑफिस में उनकी आवाज नहीं जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिग्नल है एक्स ऑफ एन, वो किसी सिस्टम से उसको गुजारते हैं जो उसको मल्टीप्लाई कर देता है, फॉर एग्जाम्पल बाय 10। Now this 1/2 or multiply by 10 is called the impulse response, and you get at the output 10 times of x of नहीं समझ आई। सर आपने सर एप्लीकेशन कर दिया अगर कुछ या इस केस में एटेनुएट कर रहा है, इस केस में एम्पलीफाई कर रहा है, it might be a modulator, it might be encryptor, so it can be anything, it can be even a buffer doing nothing, just delaying it for a certain time and then giving it back. तो कुछ कर रहा है, जो भी कर रहा है, that is the impulse response. It might be 1, it might be you give an x of n and you get an x of n, so it is multiplying by 1. H of n in this case is 1. This is the impulse response. This is just a buffer. Clear? G, any question? And for this, agar aap, if you want to get it back, you have to do the inverse Fourier and get the result, the time domain back. क्यों कुंचा निगार? Make sense? So इसके बाद हम next week से इंशाल्लाह ताला we will be shifting to the initially to the convolution, and emphasis will be only on the discrete time. So what is convolution? It is a mathematical operation which expresses input and output relation for an LTI system. Only for a LTI system. That's the reason we are more interested in the LTI. Clear, everyone? Quick question? No? So I stop here, the recording first.